यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जल्दी गुड मॉर्निंग हो गई, टाइम चेंज हो गया। 10 की जगह हम 8:15 पे मिल रहे हैं। तो बच्चा लोगों करें शुरुआत, क्या बोलते हो? हाँ, इंडिया तो हमेशा ही जीतता है बेटा। भारत हमेशा जीतेगा, इंडिया हमेशा जीतेगा। लेकिन हम मैच की बात नहीं कर रहे। मैच तो हार जीत चलती रहती है। अथर्व, मैच वेच ज्यादा नहीं देखना। चलिए, तो आप लोग उम्मीद करूं ऐसा कि होमवर्क करके लाएं आप लोग। क्या मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर लूं कि आप लोग पक्का, सही गलत से मतलब नहीं, अगर गलत हो गया तो ठीक कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं। लेकिन हाँ, होमवर्क आप करके लाए, 100% करके लाए। होमवर्क नहीं करने का पाप आपने नहीं किया है, क्या अपन ऐसा मान लें? यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जो होमवर्क मैंने दिया था, एक तो मैंने होमोलोगस वाला कुछ क्वेश्चंस दिए थे, और दूसरा मैंने आप लोगों को रेस 1 दिया था। इन दोनों का डिस्कशन करते हुए टॉपिक क्लास स्टार्ट करें बच्चों? बोलो। यस, 31 दिए थे बेटा, 41 नहीं दिए। यस, तो करें स्टार्ट बच्चों। तो देखो, क्लास में देखो, फर्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपको कुछ पेयर बताने, उन पेयर में होमोलोगस पेयर कौन है, ये अपने को, कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज होमोलोगस, आइडेंटिफाई होमोलोगस पेयर। तो मैं आपको जो डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। हाँ, रेस के भी क्वेश्चन करेंगे ना, बिल्कुल रेस के क्वेश्चन भी अभी कंटिन्यूटी में करके फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए। तो आइडेंटिफाई होमोलोगस पेयर, हमें क्या बोला जा रहा है? होमोलोगस पेयर बताइए। और होमोलोगस होने की कंडीशन मैंने बताई थी कि फंक्शनल ग्रुप सेम, जनरल फॉर्मूला सेम, एंड दे मस्ट बी डिफरेंशिएटेड बाय CH2 ग्रुप और इट्स मल्टीपल। चलिए, तो अपना आंसर वन बाय वन मैच करेंगे। देखो, ये इसमें 4 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है, तो यहाँ 2 CH2 ग्रुप का अंतर है, और दोनों में एल्केन फैमिली दिए, होमोलोगस होंगे। ये क्या होंगे? होमोलोगस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन, कार्बन का नंबर सेम है। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे दिए, आइडेंटिकल होंगे। ये होमोलोगस नहीं होंगे बच्चा लोगों। होमोलोगस होने के लिए कम से कम एक CH2 ग्रुप का अंतर होना चाहिए, कम से कम एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, ऐसे अंतर होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ भी 4 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और ये भी डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन है, एल्कीन है, दोनों सेम जनरल फॉर्मूला है, और 2 CH2 का अंतर है, ये होमोलोगस होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 में ये ट्रिपल बॉन्ड आइन फैमिली, ये भी आइन फैमिली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 2 CH2 का अंतर है, ये होमोलोगस होंगे। यहाँ 2 डबल बॉन्ड, मतलब ये डाई इन फैमिली है और ये आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये होमोलोगस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग फंक्शनल ग्रुप है, डबल ट्रिपल अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में डाउट क्यों है? 2 जो है वो आइडेंटिकल है। 2 में इधर भी 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन, तो CH2 का अंतर ही नहीं है, और CH2 का अंतर नहीं है, इसका मतलब वो आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। देखो ना, ये भी 1 पे, ये भी डबल बॉन्ड 1 पे, तो ये आइडेंटिकल होंगे। देन क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 6 में, तो ये 6 में बच्चों देखो, यहाँ पे एल्कीन फैमिली है और यहाँ साइक्लो एल्केन फैमिली है, तो बोथ आर डिफरेंट।
इसलिए होमोलोगस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग है। 0 CH2 का डिफरेंस नहीं चलता है। CH2 का कम से कम एक CH2 का अंतर होना चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तीनों में भी एक भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो वो होमोलोगस नहीं होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ये डाइईन 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 8 कार्बन, यहाँ 2 CH2 ग्रुप का अंतर है और डाइईन फैमिली है दोनों, यहाँ भी डाइईन फैमिली, तो होमोलोगस होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 3 4 5 कार्बन, 4 कार्बन यहाँ भी थायो एल्कोहल, यहाँ भी थायो एल्कोहल सेम है, ये 1 डिग्री अमाइन है और ये 3 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये होमोलोगस नहीं होंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये होमोलोगस होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कराए मैंने, 1 to 10 में। हाँ आइसोलेटेड बोलो ना, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सेम है। कब? जब डबल बॉन्ड का नंबर सेम हो। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो ना, ये डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन फैमिली है, रिंग साइक्लो एल्केन फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए बच्चों। कोई चक्कर आफत दिक्कत मुश्किल रह गए हो तो बोलो। डाइईन और सिंगल इन हाँ अलग फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला अलग हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़ता हूं। देन क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 फंक्शनल ग्रुप में कौन है? यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, और यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। यहाँ कार्बन है 4, यहाँ 1 2 3 और 4, तो दोनों में 4, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, कार्बन का अंतर है 1 CH2 का, ये होमोलोगस हो जाएंगे। ओके देन देखो ये कीटोन है और ये भी कीटोन है, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, तो 1 CH2 का अंतर हो जाएगा इनमें, और 1 CH2 का अंतर है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो होमोलोगस होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चा ध्यान देना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए होमोलोगस नहीं होंगे। दे आर नॉट होमोलोगस बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये देखो ये साइनाइड, इसी तरह आपको फंक्शनल ग्रुप भी याद हो जाएंगे बच्चों। मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं जो पिछले टर्न पे लिखे थे। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो 3 CH2 का अंतर है, ये होमोलोगस होंगे। ये देखो ये आइसोसाइनाइड और ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड है, और फंक्शनल ग्रुप अलग है इसलिए होमोलोगस नहीं होंगे। यहाँ पे ये एस्टर है, यहाँ ये एसिड है, एस्टर एसिड अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए होमोलोगस नहीं होंगे। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में ये दोनों ही साइक्लोएल्केन है, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 7 कार्बन, 1 CH2 का अंतर है, 1 CH2 का अंतर है, साइक्लोएल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n, होमोलोगस होंगे, सिंपल एकदम। ये देखो ये भी साइक्लोएल्कीन, ये भी साइक्लोएल्कीन, होमोलोगस होंगे, एक में 4 कार्बन, एक में 5 कार्बन। ये देखो इसका नाम होता है टोलुइन, इसका तो अपन जानते हैं, ये तो बेंजीन है। देखो बेंजीन में और टोलुइन में 1 CH2 का अंतर है, दोनों एरोमेटिक होमोलोगस हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में इसको अपन बोलते हैं फिनॉल, इसको अपन बोलते हैं क्रिसोल, कॉमन नेम है क्रिसोल। अब बताओ क्रिसोल और फिनॉल में भी 1 CH2 का अंतर है, ये होमोलोगस हो जाएंगी। और ये बेंजिल एल्कोहल है, कॉमन नेम बेंजिल एल्कोहल, ये फिनॉल, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये नॉर्मल एल्कोहल है, एलिफेटिक एल्कोहल। अब एलिफेटिक कौन होता है? जो एरोमेटिक नहीं होता। एरोमेटिक कौन होता है? उसको आगे बढ़ेंगे, चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं।
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो ये होमोलोगस नहीं होंगी। सिंपल एकदम बात कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। चलिए 21 तक कोई आफत दिक्कत मुश्किल परेशानी हो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 तक एनी चक्कर। 19 वाला, 19 में एक बेंजीन एक टोलुइन है, तो यहाँ भी बेंजीन है। ये देखो यहाँ कार्बन पर H, यहाँ CH3, तो एक CH2 का अंतर है, एक CH2 का अंतर है, तो होमोलोगस हो जाएंगे। ओके, दोनों में बेंजीन है, दोनों में एक CH2 का अंतर है। हाँ, आइसोसाइनाइड में कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने, उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो आइसोसाइनाइड है ना बच्चा, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15 का आइसोसाइनाइड को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो बच्चा लोगों, ध्यान देना, ये साइक्लिक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर, और ये भी साइक्लिक एस्टर। यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, एक CH2 का अंतर है, होमोलोगस होंगे। ठीक है, हाँ मिथाइल ग्रुप है तो CH2 का ही तो अंतर हुआ बेटा। ये देखो इधर 19 में देखो, क्या मिथाइल ग्रुप को मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? ध्यान देना, इस मिथाइल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये देखो एक CH2 का अंतर, इससे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, मिथाइल का अंतर नहीं है, CH2 का ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23 में ये तो एस्टर, ये कीटोन है, और ये ईथर है, तो कीटोन ईथर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अगर होमोलोगस नहीं होंगे। देखो ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 कार्बन होमोलोगस होंगे। एक में 3 कार्बन, एक में 5 कार्बन, दे आर होमोलोगस। यहाँ देखो ये Br है, ये Cl है। बहुत सारे बच्चे ने यहाँ गलती की होगी, वो समझते हैं ये भी एलोजन, ये भी एलोजन, बट दे आर नॉट सेम। एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, तो ब्रोमीन दुनिया अलग है, क्लोरीन दुनिया अलग है, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप अलग है, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से दे आर नॉट कंसिडर एज ए होमोलोगस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अलग अलग हेलोजेंस हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ओके बच्चा, देन देखो ये भी एसिड क्लोराइड, और ये कीटोन है, एक में एसिड क्लोराइड, एक में कीटोन, तो फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो ये होमोलोगस नहीं होंगे, ये होमोलोगस नहीं होंगे। हेलोजन आपने मैंने एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हाँ हेलोजन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हेलोजन में फ्लोरीन अलग, क्लोरीन अलग, ब्रोमीन अलग, आयोडीन अलग। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये एसिड ब्रोमाइड है, एसिड ब्रोमाइड, और ये भी एसिड ब्रोमाइड। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, ये डेफिनेटली होमोलोगस होंगे, बिल्कुल होमोलोगस होंगे। हाँ, सब हेलाइड के अंदर तो आते हैं ना, तो सारे ब्राह्मण एक थोड़े होते हैं, सारे अलग अलग ब्राह्मण भी तो हो सकते हैं। कश्मीरी पंडित अलग है, नॉर्मल ब्राह्मण अलग है, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण अलग है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो Cl और Br की दुनिया ही अलग है ना। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन सल्फर भी तो एक ही ग्रुप में आते हैं, क्या वो सेम थोड़ा? उनको अलग मानते हैं, OH अलग है, SH अलग है। ओके, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं, तो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, तो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, दे आर होमोलोगस। ये 1 डिग्री अमाइड है, और ये भी 1 डिग्री अमाइड है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, दे आर होमोलोगस। देन क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, इसमें ओनली एक एल्कोहल है, इसमें 1 2 3 एल्कोहल, जनरल फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा, दे आर नॉट होमोलोगस। ये देखो ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये 3 डिग्री अमाइन, और अमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर एज ए सेम फंक्शनल ग्रुप, इसलिए सेम होमोलोगस नहीं होंगे। ये सभी 31 डिस्कस किए। बोलो कोई चक्कर आफत है तो बोलो। हाँ, एक दो गलत हो जाए कोई बात नहीं, बाई मिस्टेक अगर एक आध दो गलत भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको ठीक कर लिया। चलिए, कोई चक्कर रह गया हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो गई हो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 में एक एस्टर है, कीटोन प्लस ईथर है, तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाएगा। 26 में एक एसिड क्लोराइड है और एक कीटोन प्लस क्लोराइड है, तो दुनिया अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 में एक एल्कोहल है, एक
ट्राई एल्कोहल है, दुनिया अलग हो जाएगी। जनरल फॉर्मूले में इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन है। सबसे भाई CH2 देखो या फंक्शनल ग्रुप देखो, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखना है, सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप। और पहले बात का कोई चक्कर नहीं, होमोलोगस होने की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, चलिए देन आगे बढ़ता हूं। रेस की बात करना चाहता हूं। रेस आप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग रेस के क्वेश्चन करके लाए होंगे। मैं फटाफट से चेक करा देता हूं। ये देखो, ये ABCD, देखो हमें क्या पूछा है कि इसमें कौन कौन से डिग्री के टाइप के हैं। तो ये देखो, ये सब 1 डिग्री है, तो S आएगा। और बीच वाले जो है ये 4 डिग्री है, तो R आएगा। देन इसमें बात करो तो 1 2 3 4, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा बी में S&Q। इसमें देखो 1 2 2 2 1, तो देखो 1 डिग्री कितना है S, और 2 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री P। इसमें देखो ये 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो इसमें S भी आएगा, P भी आएगा, Q भी आएगा। सिंपल एकदम, सिंपल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है यूरिया ऑर्गेनिक है, बात सही है। इट कैन बी ओनली, ओनली गड़बड़, ये गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसमें पूछा नंबर ऑफ कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री कितने हैं, तो गिन लेना बैठ के, गिनोगे बैठ के। तो देखो यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री कार्बन ये रहा, एक 2 डिग्री कार्बन ये रहा, एक 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन 3 यहीं पे दिया हुआ है। ओके, टोटल नंबर ऑफ बेंजीन, बेंजीन अपन गिन चुके हैं। बेंजीन में सिग्मा पाई गिन चुके हैं अपन लोग, 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। नॉट हिट्रोसाइक्लिक, ये देखो ये होमोसाइक्लिक है, ये हिट्रोसाइक्लिक नहीं है। सिंपल एकदम, बहुत इजी। 5 तक कोई डाउट रह गया क्या, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 6 7, देखो बहुत ही सिंपल एकदम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? बोलता है हेट्रोसाइक्लिक कौन है, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक, ये भी हेट्रोसाइक्लिक, ये दोनों होमोसाइक्लिक। तो 1 एंड 2 आंसर है। कंपाउंड विच इज नॉट अमाइन, तो अमाइन, अमाइन ये कीटोन है, ये अमाइन थोड़ा है, तो थर्ड अमाइन नहीं है। अच्छा यहाँ सारे गिनूंगा नहीं, 8वें में अगर किसी ने गलती करी है तो जस्ट काउंटिंग में गलती करी होगी, किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार आंसर चेक करे। और किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बोल दो 8 9 10। 8 का भी फाइन 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं काउंट कराऊंगा, ये तो गिनती में गलती हुई होगी आप लोगों से। 2 डिग्री कार्बन कहाँ पे है, ये देखो, ये 2 डिग्री कार्बन, 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 उसके बाद ये 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद ये जो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये लीजिए मैंने निशान बना दिए। तो देखो 2 2 4, 4 के बाद 2 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 2 10, 2 12, 2 14, कितने आ जाएंगे 14। तो 8 का, अब देखो ये, हाँ नहीं, ये आपने कहीं भी गड़बड़ करी होगी, तो इन सब में गिनती में ही गड़बड़ करी होगी। अब गिनती यहां मेरे से मत करवो, फालतू का टाइम खराब होता है ना। चलिए और बताइए क्या बोल रहे हो। 10 का, अरे सी में डाउट है, 10 के सी में क्यों डाउट है? 10 का सी तो सिंपल एकदम, ये रहा देखो, ये कैसा है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, कितने डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। चलिए 10 का डी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल एकदम। क्या आपको कंडेंस फॉर्मूले को ओपन करना आता है कि नहीं आता है? बस ओपन करना आता है तो कोई चक्कर ही नहीं है। कंडेंस फॉर्मूले को मैंने आप लोगों को ओपन करना सिखाया है, ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन ऑल्सो 2 डिग्री नॉट, नहीं 2 डिग्री अमाइन का हाइड्रोजन 2 डिग्री नहीं है। हाइड्रोजन के कार्बन वाला ही देखते हैं, नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन नहीं देखते हैं। ओनली कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की डिग्री बात करते हैं। ठीक है,
हाँ तो कोई बात नहीं, कहीं कहीं मैंने गड़बड़ कर दी होगी। 8 के बी में 16 आंसर है, तो कोई एक कार्बन मैंने छोड़ दिया होगा। ये देखो, ये मैंने छोड़ा हुआ नहीं, ये भी तो 2 डिग्री है। 16 आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। वो रह देख लो ना, बिल्कुल सही है। चलिए 9 10 तक कोई डाउट रह गया क्या? 9 का बी, 9 का बी को ओपन कर लो ना बेटा। इसको हम क्या कर लेंगे, कंडेंस फॉर्मूला है, इसे अपन ओपन करके लिख देंगे। और अरे सर ओपन तो होता नहीं, क्यों नहीं होता? मैंने आपको ओपन करना सिखाया है। अब क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? तो ये देखो 2 डिग्री कार्बन, तो एल्कोहल भी 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। सिंपल एकदम। 10 का डी बता चुका हूं मैं बच्चा, ठीक है। 9 का सी, 9 का सी में डाउट क्यों आ रहा है? ये देखो, इसको ओपन कर लो। 9 के सी को ओपन करोगे, CH3 ओ एच, CH2 CH3। अब देखो ये कार्बन 3 डिग्री, तो एल्कोहल भी कितने डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। सिंपल एकदम। और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है बच्चा लोगों? 2 डिग्री क्या बोलता है, ध्यान दो। ओनली बोल रहा है, ओनली। ओनली का मतलब इसमें तो देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, इसमें भी 1 डिग्री कार्बन है, इसमें भी ये 1 डिग्री कार्बन है। इसमें कार्बन की डिग्री भी 2, एल्कोहल की डिग्री भी 2। आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट टर्न पर ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट टर्न पर होमवर्क जो रहेगा, रेस मैं आपको भेजूंगा हैंड आउट के साथ, और उसका आंसर भी भेजूंगा। रेस नंबर 2 आप नेक्स्ट टर्न पे करके लाइएगा। रेस नंबर 2, रेस नंबर 2 आप नेक्स्ट टर्न पर करके लाइएगा। और ये मैंने रेस 1 डिस्कस करी। ओके, चलिए देन मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है बच्चों? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमने पिछले टर्न पर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलोगस क्या होते हैं। देन हम जो यहाँ पे बात करना चाहते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को शॉर्ट में डीबीई बोलते हैं, या इसी का एक नाम और होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का शॉर्ट में बोलते हैं डीयू, या इसका एक और नाम होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई बोलो। अब मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों, एकदम फोकस हो जाइए, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। यस, तो देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोले, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तीनों एकदम सेम टू सेम है, तीनों को बोल कॉमनली एक ही बात है। अब देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है, तो मैं पहले डेफिनेशन बता रहा हूं। इट इज ए डेफिशिएंसी, इट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ pair of hydrogen atom in a molecule with respect to corresponding alkane। corresponding alkane बोले, या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही तो एल्केन होता है, यस कि नो? तो सुनना, किसी भी मॉलिक्यूल का, अच्छा हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई मॉलिक्यूल हमारे को दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, इसका डीयू कितना है। पहली बात तो डायरेक्ट ये सवाल हमें पूछा जाएगा। दूसरी बात, जब अपन आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बोलते हैं कि आइसोमर के लिए डीबी सेम होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आइसोमर्स बनाना होता है, आइसोमर के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, और उसके जो स्ट्रक्चर बनाना है वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से इजीली बन जाते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की हेल्प से आसानी से हम बना पाते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों निकालते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से डायरेक्ट सवाल बन सकता है। हाँ, आइसोमर क्या होता था अभी ये बात थोड़ी करी अपन ने, अभी तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे भी। तो देखो ध्यान देना,
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसी मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं कि जिस मॉलिक्यूल का निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से उसकी तुलना करनी है। करस्पॉन्डिंग का मतलब मॉलिक्यूल में जितने कार्बन है एल्केन भी उतने ही कार्बन का लेना है। मॉलिक्यूल में जितने कार्बन है एल्केन भी उतने ही कार्बन का लेना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो दोनों में जितने पेयर हाइड्रोजन की कमी होती है, पेयर बोल रहा हूं, जितने पेयर हाइड्रोजन की कमी होती है वो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कभी भी माइनस में और पॉइंट में नहीं होगा, ये हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, कभी भी 1.5 3/4 2/3 ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आपके आ गया है कहीं पॉइंट में तो आपने पक्का गलत किया है, गड़बड़ किया है, उसे ठीक करो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमेशा कंप्लीट नंबर होगा, 0 1 2 3 ऐसे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसकी शुरुआत करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे को किसी ने एक एग्जांपल दिया इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और इसका हमारे को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना तो इसका कार्बन कितने हैं, इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो 6, इसकी तुलना किससे करेंगे, हाँ, संगत एल्केन से, करस्पॉन्डिंग एल्केन। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो हम जानते हैं, CnH2n+2 होता है। अब इसमें n की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो हाइड्रोजन 8 आ जाएंगे। तो आपके दिमाग में ये आ रहा सर ये कहां से है, ये तो हमने सोच के लिखा। ये कैसे सोचा, 3 कार्बन का एल्केन में n की वैल्यू यहाँ 3 लगा दी, n की वैल्यू जब 3 लगाओगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, और अगर पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 2/2 मतलब 1। तो इस मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1। जितने पेयर हाइड्रोजन एटम की कमी है, जितने पेयर हाइड्रोजन एटम की कमी है, जैसे मान लीजिए C4H4, हमें क्या दिया है, C4H4 दिया है, और इसका हमारे को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। इसका यूज क्या, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। दूसरा, मैंने आपको बोला तो आइसोमर में स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिलेगी। अब देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना, तो C4H4 इसकी तुलना किससे करूंगा, 4 कार्बन वाले एल्केन से। यहाँ n की वैल्यू 4 रखो, n की वैल्यू जब 4 रखूंगा तो 4 2 8 + 2 10 आ जाएगा। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 10 हाइड्रोजन, तो इनमें अंतर बताओ, इनमें 6 हाइड्रोजन का अंतर है, और पेयर ऑफ हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है 6/2, आंसर 3। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा, 3। कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा, 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं C6H6। अब C6H6 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है हमारे को, तो 6 कार्बन वाले क्या करूंगा, एल्केन की तुलना, 6 कार्बन जब वैल्यू CnH2n+2 में, किसमें CnH2n+2 में 6 वैल्यू रखूंगा तो ये 14 आएगा। अच्छा बताओ, ये 14 और इनमें कितने हाइड्रोजन की कमी है, 8 हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन कितने कम है, 8/2, आंसर। तो यहाँ 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा। तो थोड़ा समझ में आया मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है, डीबीई होता क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता क्या है। तो इट इज ए पेयर ऑफ, इट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम विद रेस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग एल्केन। अब देखो ऐसे काम करना है तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने गलती से ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, अब हमारे को इस तरीके का मॉलिक्यूल दिया मान लो, अब इसमें पहले तो कार्बन गिनो, फिर हाइड्रोजन गिनो, और फिर उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, तो बहुत टीडियस मेथड हो जाएगा। हम ये काम फटाफट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, मैं आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन बताना चाहता हूं, फटाफट कैलकुलेशन बताना चाहता हूं। कैलकुलेशन ऑफ
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कैसे करें, फास्ट काम कैसे करें। तो देखो केस वन क्या है, इफ 2D स्ट्रक्चर इज आर गिवन। जनरली जितने भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सब 2D स्ट्रक्चर होते हैं, और 2D स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान। कैसे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। 2D स्ट्रक्चर में हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पाई बॉन्ड गिनना आता है, रिंग गिनना आता है, बात खत्म। ये देखो, अगर हमें ये फॉर्मूला पता होता तो इसमें पाई बॉन्ड कितना, एक डायरेक्ट ही आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना, 1। इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता, अभी स्ट्रक्चर गिवन नहीं है। तो सुनो बच्चों, अगर स्ट्रक्चर गिवन है, 2D स्ट्रक्चर गिवन है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पाई बॉन्ड की संख्या और रिंग की संख्या। रिंग का मतलब साइकिल, चक्र, साइकिल, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। जैसे इस तरीके की ये साइकिल है, ये कौन है, ये साइकिल है। बात समझ में आ रही है। चलिए मैं आपको एक बार और टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं, फिर एग्जांपल पे भी लेके आऊंगा आपको, नो नीड टू वरी। केस 2 क्या है, अगर मान लीजिए 3D स्ट्रक्चर गिवन है, if 3D structure is R given, then double bond equivalent is equal to number of face minus number of box। अगर हमें 3D स्ट्रक्चर गिवन है, अगर हमें 3D स्ट्रक्चर गिवन है, तो हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किससे निकालना है, नंबर ऑफ फेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स। और केस 3 क्या है, इफ molecular if molecular formula, अब हमारे को स्ट्रक्चर नहीं दिया है, molecular formula is are given, then डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन प्लस हेलोजन डिवाइड बाय 2। हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन प्लस हेलोजन डिवाइड बाय 2, वेयर सी क्या चीज है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एच क्या चीज है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। एक्स क्या चीज है, नंबर ऑफ हेलोजन्स। ओके। अच्छा, इनके अलावा अगर कोई फॉर्मूला है, इनके अलावा फॉर्मूले में कोई और एटम है, तो उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, काउंट करने की जरूरत नहीं, नेग्लेक्ट कर दे। मैन्युअली कर सकते हैं, मैन्युअली से ज्यादा इजी ये रहेगा। आपको एक फॉर्मूला थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, 2 5 7 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा। बाकी मैन्युअली तो कर ही सकते हो। जो तरीका मैंने बताया कि जितने कार्बन का मॉलिक्यूल उतने ही कार्बन का एल्केन लेके उससे तुलना कर लो, वो तो है ही सही। बॉक्स क्या है, बॉक्स का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं एग्जांपल, चिंता नहीं करें। पहली बात तो ध्यान देना, जितने भी स्ट्रक्चर है ना, मैक्सिमम हम 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं, और 2D स्ट्रक्चर में तो बहुत इजी है, पाई बॉन्ड का नंबर और रिंग का नंबर। अगर गलती से 3D स्ट्रक्चर दिया है, तो नंबर ऑफ फेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स। बॉक्स मतलब पूरा एक जैसे क्यूब है, अभी बनाऊंगा मैं, बात करूंगा। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन प्लस हेलोजन डिवाइड बाई 2। ओके। हाँ, कोई दूसरा एलिमेंट अगर इन चार के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हेलोजन, इनके अलावा अगर कोई दूसरा एटम है, तो हमें उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, नेग्लेक्ट मार दें। क्लियर। चलिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dB in following
गिवन एग्जाम्पल्स। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और उन एग्जाम्पल में आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा, एक एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया। देखो ये कुछ स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और इन सब में हमारे को क्या निकालना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, डीबीई की वैल्यू निकालनी है, तुरंत निकालनी है। अच्छा, कोई भी इस तरीके से स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप जो है वो कैसा था, ये कोई जरूरी नहीं है कि किस तरीके से दे। स्ट्रक्चर कैसा भी दिया जा सकता है, हमें मालूम होना चाहिए, बहुत इजीली मालूम होना चाहिए। ये देखो मैं आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इन स्ट्रक्चर में हमारे को क्या करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। C6H7N C4H2Cl2 Br2 C6H3Cl Br iodine C6H12O6 C6H6O। देखो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इन एग्जाम्पल में आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, डीबीई निकालना अभी शुरू करें, तुरंत 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 हो जाएगा, है ना। बहुत तुरंत तुरंत हो जाएगा, बहुत तेज से हो जाएगा। एकदम यूएलपी टाइप के क्वेश्चन, एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएगा, कंट्रोल ही नहीं होएगा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए अब मैं आपको बोलता हूं, वन बाय वन करना शुरू करते हैं। चलिए वन में क्वेश्चन क्या लिखे, एग्जाम्पल नंबर वन में डीबी की वैल्यू बोलो फटाफट से, बोलते चलो, मैं चिपकाता चलता हूं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, रिंग 0 है, तो आंसर 3 + 0 3 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो फटाफट, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 + 1 आंसर 3, 2 पाई बॉन्ड एक रिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, तो 2 तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, 2 + 1 आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बेंजीन में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो तो 3 पाई बॉन्ड। अच्छा, बेंजीन को कोई अगर ऐसा भी लिख दे तो भी आपको समझना है, 3 + 1 रिंग है, आंसर कितना आएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, तो आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो 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 बच्चा बच्चा बोलो बोलो, ये देखो 1 2 3 और ये रिंग 4 और ये देखो ऐसा लिखा है तो इसको छोड़ मत देना, ये देखो 1 पाई बॉन्ड इधर छुपा हुआ है, तो 1 2 3 4 तो पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, आंसर 5 आ जाएगा। यस कि नो, गड़बड़ नहीं करें, गलती नहीं करें, एग्जामिनर पाई बॉन्ड को छुपा के भी लिखेगा, तो हमें तो पता है ना, हम तो जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, 7 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो फटाफट से, नहीं गड़बड़ करते हो। ये देखो ये C2H का मतलब होता है, C2H ऐसा होता है, C2H, COOH का मतलब होता है, आप फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, CN का मतलब होता है ऐसा। अब गिनो बैठ के पाई बॉन्ड,
1 2 3 4 5 और 5 और एक रिंग, 5 + 1 कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? 6 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा। गलती नहीं होना चाहिए, किसी ने C2H मिला के लिख दिया है, इसका मतलब ये बनाना है। किसी ने CN लिख दिया, मतलब ये बनाना है। समझ आ रही है आपको? साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपको 3D स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर क्यूब का है। क्यूब में कितने फेस होते हैं बच्चा? क्यूब में फेस कितने होते हैं? आप देखो ना, आप जिस रूम में बैठे हो, मान लो वो क्यूब है, तो एक छत, एक फर्श, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, 6 फेस है, और पूरे क्यूब को एक बॉक्स मान लो। तो 6 - 1 माइनस करना है बच्चा, आंसर 5 आएगा। अच्छा ये देखो, ये हट बनाई मैंने, झोपड़ी बनाई, जिसमें ये टूटा बॉन्ड नहीं है, पीछे वाला बॉन्ड बनाया मैंने, पीछे वाला, ये मैंने पीछे वाला बॉन्ड बनाया है। चलो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ। तो इसमें कितने फेस है? हट में, झोपड़ी में 2 2 4 और एक बेस, 5 फेस होते हैं, और 5 फेस - एक बॉक्स, आंसर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक ये सब मैंने आपको क्या दिए हुए हैं? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हुए हैं। अब इनको देख के हमारे को पता नहीं चल रहा है कि, इनको देखकर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इनमें पाई बॉन्ड कितने हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला? कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन प्लस हेलोजन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बार बार ये फॉर्मूला लगा के, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, बस डायरेक्ट सिंपल वैल्यू पुट करना है। यहाँ कितना आ जाएगा? 6 और 2 8/4 5, ये 2 आ जाएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ कितना आ जाएगा? 6 और 6 1 7 में से 3 4 आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, ठीक है। 2 2 4 2 6/2 3, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यहाँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो देखो ना, 3 4 5 6, 6/3 3 7 - 3 4 आ जाएगा। देखो मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 1 7 डिवाइड बाई 6 -1, और यहाँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 7 4 3 4 आ जाएगा। यस कि नो? देखो ये मैंने आप लोगों के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। देखो कोई चक्कर आफत मुश्किल रह गई हो तो बताओ। अगर कोई आपके मन में कंफ्यूजन, दिक्कत, आफत रह गई हो तो बोलो। एक में पुट करके बता, तो सिद्धार्थ पाप लग गया, मैं तो पुट करके बता ही दूंगा, लेकिन आपको पाप लग गया, आपको गणित के विद्यार्थी हैं, क्या इसमें वैल्यू पुट करना आपको नहीं आएगा? फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करना नहीं आएगा। कार्बन की वैल्यू 6 + 1, हाइड्रोजन कितना 12 माइनस नाइट्रोजन 0, हेलोजन 0 डिवाइड बाई 2, 6 और 1 7, 12 में से 12/2, 12/2, 12/2 तो 6, 7 - 6, ये माइनस आएगा यहाँ पे। तो 7 - 6 आंसर कितना आएगा? 1। बिल्कुल, ये तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है, कोई करना ही नहीं है कुछ। बॉक्स हमेशा एक ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बॉक्स अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसमें 2 बॉक्स बनाता हूं, ठीक है। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, घर से करके लाएंगे आप लोग। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर कोई आपसे नींद में भी पूछे तो निकलना आना चाहिए। अगर कोई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको नींद में भी पूछ ले तो शक्ल देखते डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपसे होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन 1 लिख देता हूं, घर से आप करके लाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ du for following given example। following given example, चलिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, क्या करूं? हाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं और क्या करें। चलिए लिख लीजिए बच्चा लोगों, ऐसा एक एग्जाम्पल लिखा है।
ऐसा एक एग्जाम्पल लिखा है, ये लिख दिया है, ऐसा लिख दिया है, देखो सब में देख के लिखें, ऑब्जर्व करके लिखें, गड़बड़ नहीं करें, गलती नहीं करें, मिस्टेक नहीं करें। इन सब में हमारे को ये देखो ऐसा लिखूं या इसको ऐसा लिखूं, एक ही बात है बच्चा लोगों। इसमें आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, गड़बड़ नहीं करना है। ये नेफ्थलीन है, इन सब में हमारे को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना हमारे को। ये देखो, ये मैंने क्यूब को थोड़ा पार्टीशन कर दिया तो ये दो क्यूब बन गए। दो क्यूब को मिला के ये 3D आपको नजर आ रहा होगा, इसीलिए मैंने पार्टीशन वाले को ग्रीन कलर से बता दिया। इन सब के अपने को क्या करना है? बिल्कुल, हाँ। C4 2 1 3 2 5 1 6 O2। ये सब सवाल आपको घर से करके लाने हैं। C7 H6O2। चलिए, ये 18 क्वेश्चन है जो कि आप लोग घर से करके लाएंगे। ये सभी 18 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। हाँ लिखो ना, कौन मना करता है, लिखो इनको। और नहीं भी लिखो तो प्रिंट में देख के लिख लेना, कोई चक्कर थोड़े है, सिंपल है एकदम। मैंने डे 1 ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। हाँ 18th क्वेश्चन है, और सभी 18 के डीबी निकाल के लाना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के लाना है। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ूं कि क्या करूं बताओ, जो आप बोले, आदेश आपका। एल्कल वाले से भी कर सकते, हाँ करो ना, जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करो ना, मुझे कोई आपत्ति थोड़ा है। हमें तो आंसर से मतलब आंसर आपका सही आना चाहिए। हाँ आंसर आपका सही आना चाहिए। आंसर गड़बड़ आते ही पाप लगेगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत सरल है, डीबी निकालना बहुत इजी है, सिंपल है एकदम, और वो हमें आना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, चलिए ये अपन ने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ लिया। देन आगे टॉपिक कंटिन्यू करता हूं, ध्यान देना बच्चों। अब देखो अपन ने, देखो चैप्टर का नाम लिखा था क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलोगस क्या होते हैं, उसके बाद हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। देन वी विल शिफ्ट ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करना चाहते हैं, नाम लिखना चाहते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखो नाम जो होता है वो 3 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी जो होता है ये मोस्ट सिस्टमैटिक, आईयूपीएसी जो होता है ये क्या होता है, मोस्ट सिस्टमैटिक नेमिंग सिस्टम है ये, मोस्ट सिस्टमैटिक नेमिंग सिस्टम। सेकंड होता है कॉमन नेमिंग पैटर्न, ये रैंडम होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता है। थर्ड होता है डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम, आजकल इसे हटा दिया गया है, ये इसी में मर्ज हो गया है। तो हम लोग एक तरीके से दो तरह की नेमिंग पढ़ते हैं, ध्यान देना, एक आईयूपीएसी एक कॉमन। अच्छा ध्यान देना बच्चों, पहली बात तो नाम की जरूरत क्यों पड़ी, तो सुनो, आजकल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें हर साल थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन नए सिंथेसाइज करके लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल को बिना नाम के याद नहीं रख पाएंगे, तो उनकी एक पहचान होना चाहिए। जैसे हम लोग इतने सारे ह्यूमन बींग्स, अगर अर्थ पर मान लो 5 7 10 जने होते तो नाम की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही पहचान लेते। लेकिन अगर हम लोग जो अब मिलियंस में हम लोग भी, तो हमारे को अपनी खुद की पहचान होने के लिए, अपनी खुद की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग अपना एक नाम रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल भी बहुत सारे हैं, और मॉलिक्यूल जो बहुत सारे हैं तो उन मॉलिक्यूल का भी एक प्रॉपर कॉमन सिस्टम हो, तो उनके लिए नेमिंग सिस्टम डिसाइड किया गया कि हम पूरे सारे थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट यूनिवर्स हम उनको पहचान पाए। तो उसके लिए शुरुआत में देखो रैंडमली मॉलिक्यूल डेवलप होते गए, तो उनका नाम जिसने जो रख दिया वो रख दिया। तो बिना लॉजिकल जो नाम होते हैं उन्हें कॉमन नेम बोलते हैं। कॉमन नेम में कोई क्यों फैक्टर नहीं लगता है। कॉमन नेम अपन ने डे 1 से पढ़ना शुरू कर दिया है। कॉमन नेम में ज्यादातर रटने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल कॉमन नेम के ऐसे हैं जिनको अपन सिस्टमैटिक कर सकते हैं। उनको चैप्टर के एंड में हम एक सिस्टम में डिफाइन कर देंगे, और मैं आपको चैप्टर के एंड में लगभग 200 से 300 कॉमन पॉपुलर नेम याद करवा दूंगा बिना किसी रट्टा मारने के। मतलब उनको हम सिस्टमैटिक कर देंगे, उनको थोड़ा रूल में अरेंज कर लेंगे और उससे जितना बन पाएगा कर लेंगे। अच्छा जैसे बेंजीन, फिनॉल, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, पाइरोल, थायोफीन, फ्यूरेन, ये तो शुद्ध रटने वाले ही हैं, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैलिक एसिड, यूरिया, सिट्रिक एसिड, ये तो सब शुद्ध रटने वाले हैं। तो मैंने आपको कॉमन नेमिंग के लिए बताया है कि उनका कोई सिस्टम नहीं होता है, उनका कोई पैटर्न नहीं होता है, तो उनमें कोई क्यों फैक्टर नहीं लगेगा। मतलब आपने फ्यूरिन फ्यूरिन क्यों रखा, भैया रख दिया तो रख दिया, नो लॉजिक। लॉजिक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो कॉमन नेमिंग में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है, हमें याद ही करने पड़ते हैं। हाँ, रटना ही समझदारी है। हाँ, उसमें फिर भी जितना सिस्टमेटिक हो सकेगा ताकि हमें रटने का एफर्ट कम हो जाए। तो देखो कॉमन नेम अपन डे 1 से पढ़ना शुरू कर दिए, और जब जब मॉलिक्यूल आएगा कॉमन नेम को घूर के देखेंगे अगर कोई कॉमन नेम है तो, ठीक है। अच्छा डिराइव नेम पहले यूज होते थे, ये एक तरह से फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर नाम लिखे जाते थे। आजकल इनको यूज नहीं करते, ये इसी में मर्ज हो गए। तो एक तो कॉमन नेमिंग पैटर्न हो गया, दूसरा होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी मोस्ट सिस्टमैटिक नेम होता है। मतलब आईयूपीएसी नाम जो होता है वो रटने की जरूरत नहीं है, उसे समझकर, रूल को समझकर लिखना है। तो आईयूपीएसी में रटने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर लॉजिकल है। अच्छा ये रूल कौन बनाता है, तो पूरा वर्ड ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और उन्होंने इनका रेगुलेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। कहीं कोई एरर है तो उसे ठीक करते हैं, कोई नया रूल लॉन्च करना तो करते हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक एक फोरम है, और वहां से हमें सब लोगों को पता चलता है। तो जो रूल हम पढ़ते हैं वही ऑस्ट्रेलिया वाले पढ़ते हैं, वही यूके वाले पढ़ रहे हैं, वही यूएस वाले पढ़ते हैं।
तो सारों का एक सब सेम चीज सीखते हैं तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। मतलब मान लीजिए हमने इथेन बनाया, हमने बोल दिया इथेन हमने बना लिया, तो सारे लोग समझ जाएंगे कि हमने क्या बनाया। इक्वलिटी रहती है, कोई चक्कर नहीं रहता है। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पहली बात तो नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रेंडमनेस से बचने के लिए। अब सारी जगह अलग अलग जगह बैठ के सब साइंटिस्ट अलग अलग काम करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सेम पे काम कर रहे हैं कि दूसरा बनाया, है ना। तो इसीलिए आईयूपीएसी सिस्टम बनाया हमने। और आईयूपीएसी में ध्यान देना, अब देखो मैं आईयूपीएसी पढ़ा रहा हूं, जहां जहां कॉमन नेमिंग सिस्टम की जरूरत होगी हम उसका यूज करते चलेंगे। डे वन से यूज कर रहे हैं अपन लोग, कॉमन नेम को अलग से नहीं पढ़ेंगे। जहां जहां नीड होगी वहां वहां उसको इंट्रोड्यूस करते चलेंगे, उसको साथ में पढ़ते चलेंगे, और जो बचेगा सबसे लास्ट में एक साथ चिपका डालेंगे। अच्छा, जो एक साथ लास्ट में लिखेंगे वो सिस्टमेटिक होगा, उसे रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम लिखना चाहते हैं अपन लोग, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम की बात करना चाहते हैं अपन लोग। तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल में, ध्यान देना बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी जब अपन नाम लिखते हैं तो मॉलिक्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, एक होता है सफिक्स। वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स फिर 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स। सफिक्स भी 2 तरीके का होता है, प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। यस, प्रीफिक्स जो होता है वे होते हैं जो नाम के आगे लगते हैं, सफिक्स वे होते हैं जो नाम के पीछे लगते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति का नाम बोला श्रीमान सतीश जी शर्मा, तो श्रीमान एक प्रीफिक्स है, जी जो है वो सफिक्स है। तो जो नाम के आगे मेन जो नाम है वो सतीश बोला मैंने, रमेश बोला, सुरेश बोला, हनुमान बोला, वॉट एवर इज द नेम, वो मेन नाम है। वर्ड रूट मेन होता है, वर्ड रूट मेन नेम को रिप्रेजेंट करता है, ये मेन पार्ट होता है, नाम का मेन नाम यही होता है। अच्छा, जो सीक्वेंस होती है आईयूपीएसी नाम लिखने की, सीक्वेंस फॉर आईयूपीएसी नेम, सीक्वेंस फॉर आईयूपीएसी नेम्स, जो आईयूपीएसी नेम लिखने की जो सीक्वेंस होती है, सबसे पहले लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखा जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स एंड लास्ट में लिखा जाता है 2 डिग्री सफिक्स। नाम हम इस ऑर्डर में लिखते हैं, जो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं वो इस ऑर्डर में। अच्छा, ये पांचों ही पार्ट किसी मॉलिक्यूल में हो ये कोई जरूरी नहीं है, जो पार्ट होगा उसे लिखेंगे, जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे, लेकिन होगा उसको इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। अच्छा, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स जो है ये एसेंशियल पार्ट है, सारे मॉलिक्यूल में ये तो होता ही होता है, बाकी होंगे तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। हाँ, इनमें से जो होगा, मान लो 2 डिग्री सफिक्स मॉलिक्यूल में नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे, यहीं तक लिख लेंगे। मान लो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद डायरेक्ट 1 डिग्री वर्ड रूट लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई भी इसमें से पार्ट है तो उसको इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स एंड देन 2 डिग्री सफिक्स को लिखा जाता है। ओके, अब ये पांचों पार्ट का मतलब क्या है, इन पांचों पार्ट का मीनिंग क्या है, इन पांचों पार्ट से हमारे को क्या मैसेज मिलता है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं 1 बाय 1। मतलब ये पांचों पार्ट को अपन पढ़ना चाहते हैं 1 बाय 1। ओके,
तो चलिए पांचों पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन पार्ट की। सबसे पहला पार्ट है वर्ड रूट। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे रूट वर्ड भी बोल देते हैं, एक ही बात है। वर्ड रूट बोले या रूट वर्ड बोले एक ही बात है, ज्यादा चक्कर वाली बात नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वर्ड रूट बोले या रूट वर्ड बोले, ये क्या करेगा तो रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन। अच्छा, पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूं पेरेंट कार्बन चेन, इसलिए वर्ड पीसीसी बोलेंगे शॉर्ट में। पीसीसी का मतलब है पेरेंट कार्बन चेन। तो ध्यान देना बच्चों, मैं आपको क्या निवेदन करना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। देखो, जब भी अपन किसी मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं ना, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं तो उसमें हम एक कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। उस चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उस चेन के सिलेक्शन के रूल क्या है, ये तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको रूल नहीं बता रहा, अभी मैं आपको रूल नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जब जब अपन मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी लिखेंगे तो हम एक कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, और उस सेलेक्ट कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन क्या है बच्चों, ध्यान देना। पेरेंट कार्बन चेन शॉर्ट में बोलते हैं पीसीसी। सेलेक्टेड कार्बन चेन, सेलेक्टेड कार्बन चेन while writing IUPAC names। आईयूपीएसी नाम लिखने समय जो कार्बन चेन सेलेक्ट की जाती है, चूज की जाती है, उसे अपन पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। ओके। दूसरा एक होता है जिसे कि अपन साइड चेन बोलते हैं, या साइड चेन, या इसी को अपन सब्स्टिट्यूएंट भी बोल देते हैं। साइड चेन साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट भी बोल देते हैं। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ऐसे एटम और ग्रुप्स हाँ, ऐसे एटम और ग्रुप जिनको कि अपन ने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, कंसीडर नहीं किया है। सुनना बच्चों, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दोज एटम और ग्रुप्स, those atom or groups which are not consider or not include in parent carbon chain। जिनको कि हमने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, ऐसे एटम और ग्रुप्स जिनको कि अपन ने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, साइड चेन या सब्सिट्यूएंट या ब्रांच बोलते हैं। यस कि नो, बात समझ में आई आप लोगों को। अब ध्यान देना, मैं आपको एग्जांपल क्या बताना चाह रहा हूं, सुनना। यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख रहा हूं वर्ड रूट। वर्ड रूट देखो, एक कार्बन होता है क्या बोलते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ वर्ड रूट, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, ये सब आपको पता होंगे। चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं हेक्स, सात कार्बन के लिए यूज करते हैं हेप्ट, आठ कार्बन के लिए यूज करते हैं ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए यूज करते हैं नॉन, 10 कार्बन के लिए यूज करते हैं डेक। 10 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, डेक। अगेन यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड रूट।
10 के बाद देखो 11 कार्बन के लिए यूज करते हैं अनडेक, 12 कार्बन के लिए यूज करते हैं डोडेक, 13 कार्बन के लिए यूज करते हैं ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए यूज करते हैं टेट्राडेक। 14 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्राडेक। इस तरीके से पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। 20 कार्बन के लिए यूज करते हैं आइकोस, 21 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेन आइकोस, 22 कार्बन के लिए डो आइकोस, 23 कार्बन के लिए ट्राई आइकोस, देन टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना आइकोस। बात समझ में आ रही है? हमें लगभग 15 तक तो मालूम ही होना चाहिए, 15 तक तो मालूम होना ही चाहिए, 15 तक तो पता होना ही चाहिए, 15 तक तो मालूम होना चाहिए। उससे बड़े मॉलिक्यूल इन जनरल आईयूपीएससी में आते नहीं है, पूछे नहीं, हमें नहीं पूछे जाते, होते तो हमें नहीं पूछे जाते। तो लगभग हमें 15 तक तो आना ही चाहिए। और 15 तक क्या, मैंने आपको लगभग एक तरीके से 23 29 तक लिख दिया है। कहां तक लिख दिया? 29 तक, नोना इकोस तक लिख दिया। बात समझ में आई? फिर 30 के लिए वापस ट्रायाकॉन्ट आ जाता है, फिर टेट्राकॉन्ट, ऐसे 100 तक लिख तो अपन बोल सकते हैं। 30 को क्या बोलते हैं? 30 कार्बन वाले को बोलते हैं ट्रायाकॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, 31 को हैंड ट्रायाकॉन्ट बोलेंगे, 32 को डू ट्रायाकॉन्ट बोलेंगे, देन ट्राई ट्रायाकॉन्ट, टेट्रा ट्रायाकॉन्ट, ऐसे 40 को फिर टेट्राकॉन्ट बोलेंगे, फिर 50 को पेंटाकॉन्ट बोलेंगे, और जब 100 पहुंच जाएंगे तो सेंट बोलते हैं। तो नीड ही नहीं है इतनी, इतनी हमें जरूरत नहीं, हमें 15 तक पक्का आना चाहिए। 15 तक, 15 कार्बन तक हमारे को आना चाहिए। ये पहला बात बताई मैंने, क्या पहली बात बताई मैंने कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के रेफरेंस में वर्ड रूट किसको बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन क्या होती है, साइड चेन क्या होती है, सब्सिट्यूएंट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देन हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बच्चों। हाँ, सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी पढ़ लेते हैं। चलो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स को अपन 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर substituents or side chain present in a molecule। अब साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं ये तो जानते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ध्यान देना, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स किन के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब ध्यान देना बच्चों, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आईयूपीएसी नाम लिखते टाइम उनको अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। इफ इन अ मॉलिक्यूल more than one type of substituents are present, then they are written in alphabetical order. Then they are written in alphabetical order along with their लोकेशन के साथ में। जैसे मान लो 3 पे ब्रोमीन है, 2 पे क्लोरीन है,
तो हम बोलेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। ब्रोमो और क्लोरो में बी और सी में पहले कौन आएगा? बी। तो हम बोलते 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो मैं आपको पहले तो क्या रिक्वेस्ट समझाना चाहता हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? ऐसे एटम या ग्रुप जिनको कि अपन ने पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया है, वे एटम और ग्रुप्स which are not considered in parent chain are known as a substituents। और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनके नंबर के साथ, कि वो कौन से नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। हाँ, मैं फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूं। किन की बात कर रहा हूं? सब्स्टिट्यूएंट की। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कुछ यहां पे लिख रहा हूं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और यहां पे लिख रहा हूं उनके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 ग्रुप है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका CH3 ग्रुप का नाम होता है मिथाइल, शॉर्ट में MEB बोल देते हैं। जैसे CH2CH3, इसका नाम होता है इथाइल, शॉर्ट में ETB बोल देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट और भी हो सकते हैं, जैसे Br को ब्रोमो बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलते हैं। जैसे मान लो OH है, तो हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं अपन लोग, हाइड्रोक्सी। जैसे NH2 है, तो अमाइनो लिखते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम है। तो ये जो भी होंगे, अगर एक ही है तो एक को लिखेंगे, एक से ज्यादा है तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अच्छा, सिर्फ इतने ही नहीं, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी हो सकते हैं यहां पर, और भी हो सकते हैं। हमने तो कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। कुछ एग्जाम्पल कौन से लिखे हैं? जिनसे कि हमें पता चल जाए कि कौन सब्स्टिट्यूएंट है, और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। कब? जब एक से ज्यादा टाइप के, एक से ज्यादा हो। ओके, तो ये सारे मैंने सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल्स लिखे। और सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कौन रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा? इट रिप्रेजेंट नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के नेचर को बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, कहां कहां पे है, उनकी लोकेशन क्या है। ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। किस में आते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करना चाहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। ध्यान देना, थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है क्या? ये जो होता है ना, ये पेरेंट कार्बन चेन के नेचर को बताता है। इट रिप्रेजेंट नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। किसको बताएगा? हाँ, इट 1 डिग्री प्रीफिक्स, इट रिप्रेजेंट नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन के नेचर को बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां बताता हूं, यहां तो लिख दिया अपन ने नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, और उसके करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? जैसे मान लीजिए ए साइक्लिक है, पेरेंट कार्बन चेन ओपन है, तो उसके लिए मैं कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर साइक्लिक पेरेंट कार्बन चेन है, साइक्लिक पीसीसी है, तो हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। अगर बाईसाइक्लिक पीसीसी है, तो हम यूज करते हैं बाईसाइक्लो। अगर स्पाइरेन है, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पाइरो। स्पाइरेन है तो हम क्या यूज करते हैं? स्पाइरो यूज करते हैं। स्पाइरेंस अगर है तो हम उसके लिए स्पाइरो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्पाइरो यूज करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट
नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो हमें क्या पता है, ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन तो मालूम है, साइक्लिक भी मालूम है, लेकिन बाई साइक्लिक और स्पाइरो नहीं मालूम है। तो मैं आपको बाई साइक्लो और स्पाइरो पहले पढ़ाता हूं। ध्यान देना, बाई साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, बाई साइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैं उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल बता रहा हूं, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किनको हम बाई साइक्लो बोले, किनको हम स्पाइरो बोले। हाँ स्पाइरेन क्या सब बता रहा हूं ना, चिंता नहीं करें। तो बाई साइक्लो, देखो बाई का मतलब टू, साइक्लो का मतलब रिंग। तो दो रिंग आपस में इस तरीके से जुड़े कि उनमें अगर दो कार्बन एटम कॉमन हो तो ऐसी रिंग को बाई साइक्लो रिंग बोलते हैं। और जो कॉमन कार्बन एटम है उन्हें ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं, सुनो। हाँ जैसे एग्जाम बहुत बढ़िया, नेफ्थलीन बाईसाइक्लिक रिंग है, नेफ्थलीन बाईसाइक्लो का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। सुनना मैं आपको समझाता हूं। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जिनमें दो रिंग आपस में इस तरीके से जुड़े कि उनमें दो कार्बन एटम कॉमन है, तो ऐसे कंपाउंड को बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। और कॉमन कार्बन एटम को ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोज साइक्लिक कंपाउंड्स वेयर टू रिंग कनेक्टेड आर इन दैट मैनर in order to generalize, or they have two common carbon atom। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, those cyclic compounds where, those cyclic compounds where two rings are connected in that manner, they have two common carbon atom between two ring, between two ring are known as a, are known as a बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। और इनमें जो कॉमन कार्बन एटम है उन्हें क्या बोलेंगे, कॉमन कार्बन एटम इज नॉन एज ए ब्रिज हेड कार्बन। कॉमन कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो इस तरीके से मैंने ये दो रिंग बनाई, जैसे देखो इधर ये बनाया है, जैसे देखो इधर ऐसा बनाया है, जैसे देखो इधर मान लीजिए इस तरीके से ऐसा बनाया है। ये टूटा बॉन्ड नहीं है, ये ऊपर उठा हुआ बॉन्ड है, ये ऊपर उठा हुआ बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, ऊपर उठा हुआ। ये देखो सारे एग्जांपल देखो, ऑल आर कंसिडर एज ए बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। सारे के सारे में देखो ये दो रिंग में ये कॉमन कार्बन एटम है, इसमें ये कॉमन कार्बन एटम है, ये देखो ये कॉमन कार्बन एटम है, ये कॉमन कार्बन एटम, दो रिंग के बीच में ये कॉमन कार्बन एटम है। तो ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ बाईसाइक्लो 1 to 5। और ये जो कॉमन कार्बन एटम है, ये जो कॉमन कार्बन एटम है इसे अपन बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम, ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये कॉमन कार्बन एटम है। लास्ट वाले में देखो ना, ये 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 दो रिंग है। ऐसे बुक अपन ने खोलो, बुक को खोलोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, इनमें केवल लिखने का फर्क है, कहीं भी अंतर नहीं है। दे आर सेम, एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल है, बस केवल लिखने का फर्क है, अलग अलग तरीके से लिखा, ओपन बुक करके लिख दिया। अच्छा ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये 1 से लेके 4 तक, ध्यान देना बच्चों, 1 से 4, 1 to 4,
ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। लेकिन 5 एंड 6 नॉट एग्जाम्पल ऑफ बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है ये बाईसाइक्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें दो रिंग में दो एटम कॉमन नहीं है। ये बाईसाइक्लो नहीं है बच्चा लोगों, ध्यान देना। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो रिंग में दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं। बिटवीन टू रिंग टू एटम्स आर कॉमन। और अगर वो कार्बन है तो ब्रिजेड कार्बन बोल देंगे, नाइट्रोजन है तो ब्रिजेड नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बहुत सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाईसाइक्लो क्या होते हैं? बीच वाला कार्बन ब्रिजेड नहीं है, जहां से कनेक्टिविटी है, जहां से बॉन्ड पास ऑन हो रहा है, तीन बॉन्ड एक जगह से पास ऑन हो रहे हैं, उसे ब्रिजेड बोल रहे हैं। जहां से तीन बॉन्ड पास ऑन हो रहे हैं, तीन बॉन्ड का ब्रिज बन रहा है, उसे ब्रिज हेड बोल रहे हैं। ठीक है? और बाईसाइक्लो क्या है कि दो रिंग में दो कार्बन एटम अगर कॉमन है तो ऐसी रिंग को बाईसाइक्लो बोलते हैं। ओके, देन मैं स्पाइरो की बात करता हूं। स्पाइरो क्या होता है, ध्यान देना बच्चों। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ध्यान देना बच्चों। स्पाइरो कंपाउंड्स, एस फॉर स्पाइरो, एस फॉर सिंगल, मतलब दो रिंग में अगर सिंगल कार्बन एटम कॉमन है तो ऐसे कंपाउंड्स को स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम जब स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं तो उनमें कॉमन कार्बन एटम को स्पाइरो सेंटर बोलते हैं। पांच छह एग्जांपल स्पाइरो का नहीं है, अभी बात करता हूं, सुनना। दोज साइक्लिक कंपाउंड्स, those cyclic compounds where those cyclic compounds where between two ring one common carbon atom is present are known as a spiro compounds। और कॉमन कार्बन एटम जो होता है इन स्पाइरो कंपाउंड्स कॉमन कार्बन एटम इज नॉन एज ए स्पाइरो सेंटर। तो दो रिंग के बीच में अगर एक कार्बन एटम कॉमन है तो उन्हें अपन स्पाइरो बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो इधर, जैसे ये एग्जांपल है, ये स्पाइरो का एग्जांपल है। जैसे ये एग्जांपल है, ये स्पाइरो का एग्जांपल है। ये स्पाइरो का एग्जांपल है, ये स्पाइरो का एग्जांपल है। देखो दो रिंग आपस में कैसे जुड़ रही है कि उनमें एक कार्बन कॉमन है। दो रिंग आपस में इस तरीके से जुड़ रही है कि उनमें एक कार्बन एटम कॉमन है। तो ऐसी रिंग को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइरो रिंग बोलते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्पाइरो और बाईसाइक्लो में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत इजीली हम पहचान पाते हैं, कहीं कोई चक्कर नहीं। और जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं स्पाइरो सेंटर। और ये कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड्स हो जाएंगे, ये कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड्स हो जाएंगे। स्पाइरो में दो रिंग में एक कार्बन एटम कॉमन होता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा बाईसाइक्लो और स्पाइरो। तो ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो पहचान में आया आप लोगों को? कौन बाईसाइक्लो है कौन स्पाइरो है, ये एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं? मतलब कोई नींद में भी उठा के पूछे हमें कि बाईसाइक्लो क्या होता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिक्कत में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना। बाईसाइक्लो स्पाइरो साइक्लो सब जानते अपन लोग, यस कि नो? और ये मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान देना बच्चों, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया? ये मैंने आप लोगों को 1 डिग्री प्राइमरी प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बताया। देन और आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट जो है वो है प्राइमरी सफिक्स
प्राइमरी सफिक्स या इसे 1 डिग्री सफिक्स बोलते हैं। ये किसको बताएगा? तो इट रिप्रेजेंट नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में बॉन्ड के नेचर को। हाँ बस जस्ट मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूं, ये 4th और 5th पार्ट कंप्लीट करके छोड़ रहा हूं, 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूं, नो नीड टू वरी। तो देखो, इट रिप्रेजेंट नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन, जैसे नेचर ऑफ बॉन्ड, और उसके रेफरेंस में 1 डिग्री सफिक्स क्या लिखते हैं? तो जैसे सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखते हैं? एन, जानते हैं हम लोग। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? डाई इन लिखेंगे। मान लीजिए 3 डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई इन लिख देंगे। मान लीजिए 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन क्या लिखते हैं? डाइन, डरना नहीं, डाई आइन, डाई आइन। मान लीजिए डबल भी है, ट्रिपल भी है तो अपन क्या लिखते हैं? इनाइन लिखते हैं। इन प्लस आइन मिला के इनाइन, इन प्लस आइन मिला के क्या बन जाएगा? इनाइन। ये प्राइमरी सफिक्स होता है। प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में बॉन्ड का नेचर कैसा है? पेरेंट कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है या पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है या कैसा है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान देना बच्चों, डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड जो होता है उनको भी उनकी लोकेशन के साथ में लिखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल एंड ट्रिपल। मल्टीपल बॉन्ड also written along with their position, along with their location while writing IUPAC name, while writing IUPAC name। IUPAC नाम लिखते समय हमें मल्टीपल बॉन्ड को भी उनकी लोकेशन के साथ लिखना है। जैसे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे तो 2 करके लिखेंगे 2 इन, ट्रिपल बॉन्ड मान लो 2 नंबर पे तो 2 आइन, ऐसा करके लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि मल्टीपल बॉन्ड के नेचर को, पेरेंट कार्बन चेन में बॉन्ड का नेचर कैसा है? पेरेंट कार्बन चेन में बॉन्ड का नेचर कैसा है ये प्राइमरी सफिक्स से पता चलता है, 1 डिग्री सफिक्स से पता चलता है। हाँ, नंबरिंग कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। चेन में नंबरिंग के रूल्स मैं आपको समझाऊंगा, चेन में नंबरिंग के रूल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी जो मैं बोल रहा हूं वो समझो कि हम जब भी IUPAC नाम लिखेंगे तो कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे और उस सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग करेंगे। तो चेन का सिलेक्शन कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करनी है, ये सब हम रूल पढ़ेंगे। ओके, देन 5th पार्ट की हम बात करें, ध्यान देना 5th पार्ट जो है, ध्यान देना बच्चों, 5th और लास्ट पार्ट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है या 2 डिग्री सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? तो सेकेंडरी सफिक्स वो होता है जो मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के नेचर को बताता है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का चयन हम प्रायोरिटी टेबल से करेंगे। वो टेबल अपन बना लेंगे, अगले से अगले टर्न तक वहां पहुंच जाएंगे। तो सुनना, मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं, बहुत रूल नहीं है, छोटी छोटी बातें जिनको अपन अपने दिमाग में स्टोर करते चले जाइए। छोटी छोटी बातें जिनको हम कलेक्टिवली धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम भुलाए नहीं भूलेंगे। नो नीड टू वरी, अभी छोटी छोटी बातों को बस स्टोर करते जाइए, सुनते चले जाइए आप लोग। धीरे धीरे हम इन सबको असेंबल कर देंगे। हम लोग इंजीनियर है नहीं बनना चाहते हैं,
आईआईटी में जाके हम क्या करना चाह रहे हैं, इंजीनियर ही तो बनना चाह रहे हैं। और इंजीनियर क्या करता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को मिलाकर कलेक्टिवली एक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट बना देता है, जिसे कि अपन मशीन बोलते हैं। तो आईयूपीएसी भी एक तरीके का छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर कंप्लीट बनाया हुआ नाम है। 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, इन सबको एक सीक्वेंस में ऑर्डर कर देना ही तो आईयूपीएसी है ना। हाँ, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो बच्चा ध्यान देना, इट रिप्रेजेंट नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में पीएफजी लिखूंगा मैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में अपन ने क्या लिखा, पीएफजी। तो इट रिप्रेजेंट नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ध्यान देना बच्चों, नोट करके बात करना चाहता हूं। इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल, वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन, अरे क्या हो रहा है, वन और मोर देन वन functional groups may be present. One or more than one functional group may be present. मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। If more than one functional groups are present, more than one functional groups are present, then principal functional group PFG is decided by, principal functional group is decided by priority table of functional group। फंक्शनल ग्रुप की एक प्रायोरिटी टेबल होती है, फंक्शनल ग्रुप की एक प्रायोरिटी टेबल है, उससे अपन डिसाइड करते हैं। हाँ, प्रायोरिटी टेबल अपन अगले से अगले टर्न पे पहुंच जाएंगे, तब मैं बताऊंगा। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डिसाइडेड बाय प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, जहां यहां लिख रहा हूं नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए अपन लिखते हैं ओइक एसिड। जैसे मान लीजिए यहां पर अपन ने लिखा OH, तो इसके लिए अपन लिखते हैं ओल। जैसे मान लीजिए यहां पर अपन ने एल्डिहाइड लिखा, तो एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं एल। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं एल। जैसे मान लीजिए NH2 ग्रुप है, तो यहां पे अपन लिखते हैं अमाइन। जैसे मान लीजिए यहां पर ध्यान देना एसिड हैलाइड है, तो लिखते हैं OL हैलाइड एटसेट्रा। सारे नहीं लिखे, सारे तो मैं आपको प्रायोरिटी टेबल में लिखूंगा, सारे तो मैं आपको प्रायोरिटी टेबल में लिखूंगा। तो अभी मैंने आपको पांचों पार्ट समझाए हैं। मैं आपको अभी मैंने आपको क्या समझाया, पांचों पार्ट समझाए। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। जब भी अपन मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे, लास्ट 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, देखो जब भी अपन मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को बताता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ बॉन्ड इन पीसीसी। 1 डिग्री कार्बन, वर्ड रूट किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ पीसीसी, ये बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड इन पीसीसी। और ये 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
इनको बताता हमारे को। तो कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कार्बन सब में होंगे होंगे और बॉन्ड सब में होंगे होंगे। तो बॉन्ड और कार्बन तो सब में होंगे, तो ये एसेंशियल पार्ट हो गया। अच्छा, ये सब्सटीट्यूएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। रिंग साइक्लिक भी हो सकती है, ओपन भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यस कि नो? तो जो होंगे वो लिखेंगे, जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे। ओके, और यहीं पर मैं अपनी क्लास ओवर कर रहा हूं। इससे बाद आगे इन एग्जाम्पल को और आगे की इससे कैसे नाम लिखेंगे, रूल्स क्या है, सारी बातें अगले टर्न पे कंटिन्यू करता हूं। आज मैंने आपको आईयूपीएसी का हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे मैं आपको आईयूपीएसी का इंट्रोड्यूस करते हुए टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं, डेवलप कर रहा हूं। अगले टर्न पे भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। अभी 2 से 3 टर्न पे और मैं थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगा, देन टोटली अपन एग्जाम्पल पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट में जितना पढ़ा देंगे उतना आएगा बेटा, जितना पढ़ा दूंगा उतना आएगा। रेस टू होमवर्क करना है, अगले टर्न पे डिस्कस करूंगा मैं। रेस टू और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के जो क्वेश्चन है वो आप करके लाइएगा, वो मैं अगले टर्न पे आपको डिस्कस करूंगा। और यहां क्लास ओवर कर रहा हूं, और अभी आपको मैं ये हैंड आउट रेस टू और रेस टू के सॉल्यूशन में आपको भेज देता हूं। मैं आपको हैंड आउट रेस टू और रेस टू के सॉल्यूशन में आपको भेज देता हूं। फोर्थ लेक्चर है ओसी आई 1708। अभी भेज रहा हूं बच्चों, बस जस्ट सेव करके आपको भेज देता हूं। नो नीड टू वरी, ये मैं आपको भेज देता हूं अलोंग विद रेस नंबर 2 एंड देयर आंसर की। अभी भेज देता हूं मैं आप लोगों को, तुरंत आप डाउनलोड कर लें। अभी आपको पॉपअप मिलने वाला है जिसमें आपको लेक्चर 4 आज का जो लेक्चर है वो रहेगा। हाँ, आइसोक्टेन को अभी मैं अगले टर्न पे जब ये तो फाइल बड़ी हो गई, ऐसा कैसे हुआ? फाइल बच्चों, इसको मैं 2 पार्ट में सेव करता हूं, फिर मैं आपके पास भेजता हूं। 2 पार्ट में कैसे करूं इसको? मैं फिर से भेज, हाँ बच्चा 2 मिनट, अरे रहने क्या दो, भेज ही रहा हूं। 2 मिनट का वेट करो, बस अपलोड हो ही रही है फाइल। मैंने रेस जो डिस्कस करी थी ना, वो 3 पेज हटा दिए हैं और फिर अपलोड हो रहा है। 1 सेकंड में अपलोड हो जाएगा। अभी हो गया अपलोड। मैं आपको रेस 2 भी भेज रहा हूं बच्चा।
रेस टू भी भेज रहा हूं मैं, रेस नर्चर, रेस टू, ये रेस टू। हाँ 2 मिनट में, बस 1 सेकंड लग रहा है, बस 1 सेकंड लगेगा। रेस टू के आंसर और ये हैंड आउट देखो मैं भेज रहा हूं, पॉपअप मिल गया क्या बच्चों आपको? पॉपअप मिल गया क्या बच्चों? मिल गया ना? एक बार और सेंड कर देता हूं, पॉपअप मिल जाना चाहिए। देखो मैं आपको क्या भेज रहा हूं, आज का जो हैंड आउट है उसमें मैंने जो रेस डिस्कस करी थी, रेस 1, उसको हटा दिया, बाकी का भेज दिया, रेस 2 और रेस 2 का आंसर। ओके, ये देखो मिल गया होगा आपको। और अब मैं आपको ये पार्ट 2 भी भेज देता हूं, ध्यान देना, ये डिलीट करके। मैं आपको पार्ट 2 जो है, जिसमें कि रेस 1 का डिस्कशन है, वो भी भेज देता हूं। और ग्रुप पे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट एक ही हैंड आउट भेजूंगा, कंप्लीट ग्रुप पर एक ही हैंड आउट भेजूंगा, नो पार्ट 1 नो पार्ट 2, जस्ट एक ही हैंड आउट ग्रुप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको एक ही हैंड आउट भेजूंगा। हाँ पार्ट 2, हाँ कोई बात नहीं ना, मैं भेज रहा हूँ, जिसको नीड है तो देख लो, कोई चक्कर नहीं। ये क्या फाइल बड़ी हो गई तो अपलोड नहीं हुई, इसलिए मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। अब जो आपको केवल इसका जो डिस्कशन अपन ने किया था, सिर्फ वो भेजूंगा मैं आपको, ताकि कंफ्यूजन रहे नहीं आप लोगों की कोई भी, बिल्कुल चक्कर। और ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला होमवर्क जरूर करके लाइएगा। ये 3 पेज की, इसको भी मैं भेज रहा हूं आपको। अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करें बिल्कुल, कंप्लीट में भेज ही रहा हूं आपको। ये लीजिए, तो अब मैं आपको चारों ही सुनना बच्चों, पार्ट 1 पार्ट 2 रेस 2 का आंसर की, ये देखो भेज दिया मैंने, ये मैंने भेज दिया बच्चा, भेज दिया बच्चा, भेज दिया, मिल गया आप लोगों को? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेजना ही है, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेजना ही है। तो क्लास ओवर कर दूं बच्चों? बोलो। हाँ क्लास ओवर कर रहा हूं, ओके बाय बाय बच्चों, कल